Bismillahirrahmanirrahim. Myself Dilawar Alivani, first year MBBS student. Today we are going to discuss about the apparent depth. और अगर हम पिछले टॉपिक की बात करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन और उसके साथ हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आज का टॉपिक अपरेंट डेप्थ है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक की बात करेंगे तो 10th क्लास में सबसे पहले देखा है और आज हम इसको और क्लियरली और फंडामेंटली हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट इसको बिल्कुल आसानी के साथ समझेंगे। देखिए, अपरेंट डेप्थ जैसे टॉपिक को समझने के लिए मैं सबसे पहले ये एक टैंक बनाऊंगा और टैंक में मैं वाटर रखूंगा। इस टैंक के बॉटम पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस टैंक के बॉटम पे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जर्वर बाहर ईयर से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, बाहर ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। अब जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट इस बॉटम पे नजर ही नहीं आता है, ये इसको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, बल्कि यहाँ से थोड़ा उठकर दिखाई देता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है इस पॉइंट पे। और ये ऊपर उठना ही इस ऑब्जेक्ट का कहलाता है अपरेंट डेप्थ। अब ये क्यों होता है? पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये क्यों होता है, अपरेंट डेप्थ का फिनोमिना क्यों होता है। इसको समझने के लिए हम बेसिक फिजिक्स का यूज करेंगे और कल का जो हमने नॉलेज लिया है उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो यहां से लाइट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये लाइट रे आई, जब ये लाइट एनर्जी यहां से आई तो ये यहां पर पहुंचे कि नहीं। अब वाटर से इसको एयर में जाना है, वाटर से एयर में जाना है यानी यहां से मीडियम चेंज हुआ, यानी जब भी मैंने कल बताया था जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगी। और किस प्रकार की रिफ्रैक्शन? ये डेंसर मीडियम है और ये बाहर रेयरर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो लाइट बेंड होती है अवे द नॉर्मल, लाइट बेंड होती है अवे। यहां ऑब्जर्वर है, लाइट बेंड होती है अवे द नॉर्मल। जो ऑब्जर्वर की आंख है ये नहीं देख पाती है कि लाइट बेंड है, इसके पास ऐसी क्षमता ही नहीं है कि ये देख पाए कि लाइट बेंड हो चुकी है। इसको लगता है लाइट एक नई सोर्स से आई है, यानी इस पॉइंट से आया है एक नया सोर्स और ये है इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये और इसको यहीं पर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। यानी ये लाइट जो ये इंसान की आंख है, ये जो ऑब्जर्वर की आंख है, ये ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाता है। क्यों? ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी अगर हमें अपरेंट डेप्थ को डिफाइन करना होगा, हम बताएंगे इट इज द ऑप्टिकल इल्यूजन। अपरेंट डेप्थ क्या है? ये है ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज होने की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है इस ऑब्जर्वर की आंख में, तो इसी को हमने नाम दिया अपरेंट डेप्थ। इसको एक्चुअल डी नॉट पे नहीं दिखता है बल्कि डी आई पे दिखता है, बल्कि यहां डी आई पे दिखता है। व्हाट इज डी नॉट? डी नॉट क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from surface, distance of the object from surface. What is surface? क्या है? ये है surface. And what is DI? DI is the distance of image from object. From object नहीं, distance of image from surface. Distance of image from कहाँ से? Surface. अब बात समझना, यानी हमने अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को अब खत्म किया कि ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऑब्जर्वर की आंख ऑब्जेक्ट को एक्चुअली नहीं देख पाती है, बल्कि ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाता है जो इससे थोड़ी उठी हुई है। इस कॉन्सेप्ट को हम अपरेंट डेप्थ कहते हैं। अपरेंट डेप्थ की अगर हम फॉर्मूला को देखें, 10th में हमने इस फॉर्मूला को डिस्कस किया है कि DI/DO इज इक्वल टू μ2/μ1। इस फॉर्मूला को डिराइव करने की जरूरत नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बस याद रख लीजिए।
लेकिन इस पे आधा घंटा मेहनत करने की जरूरत है। आधा घंटा हम इस फॉर्मूला को समझेंगे और पूरा 1 घंटा इस फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। आधा घंटा समझेंगे, फिर 1 घंटा इस पे डिस्कस करेंगे और इसके सारे जो मसले हैं उनको हल करेंगे। देखना, अगर हम समझेंगे सबसे पहले डी आई और डी ओ, इनको मैंने पहले ही डिफाइन किया। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। दिस इज डी ओ, दिस इज डी आई। ना अब इसमें जरूरी क्या है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये पॉइंट है कि डी आई एंड डी ओ, डी आई एंड डी ओ आर always measured from surface, are always measured from surface। इनको हमेशा आपको कहाँ मेजर करना है? सरफेस से। डीओ हो या डी आई हो, हमेशा आप इनको सरफेस से मेजर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये म्यू2। ये म्यू2 क्या है? ये म्यू2 क्या है? म्यू2 क्या है? म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू2 क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी, जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद, इवेंट के बाद जिस मीडियम में लाइट एनर्जी जाएगी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें न्यूमरेटर में रखना है। इवेंट के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद या इवेंट के बाद जिस मीडियम में लाइट एनर्जी जाएगी वो आपको म्यू2 रखना है, वो आपको ऊपर न्यूमरेटर में रखना है। ये म्यू1 क्या है इसके बारे में बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन हो 2 मीडियम तो होंगे। अगर आपको एक मीडियम पता चला तो दूसरे को आप खुद बता सकते हैं, दूसरा खुद बता सकते हैं ये क्या है। तो आपको बस ये याद रखना है डी आई बाई डी ओ इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। और म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में लाइट जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में लाइट जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना समझ लीजिए, काम बन गया। अब हम इस फॉर्मूला की पूरी जो माया है उसको हम समझेंगे। बस कुछ एग्जाम्पल्स की देर है और आप इस फॉर्मूला में बिल्कुल ट्रेन हो जाओगे। सबसे पहली बात करेंगे, देखिए इन द गिवन सिचुएशन, हम बताएंगे इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन find the position of image, find the position of image, find the position of image। देखिए ये मेरे पास एक सेटअप है, मुझे इस ऑब्जेक्ट जो ये है, मुझे इसकी इमेज दिखनी है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। यहाँ ऑब्जर्वर है, मुझे बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्ट से एक रे निकालेंगे। यहाँ पहुँचे, यहाँ रुके, अब यहाँ क्यों रुके? रिफ्रैक्शन होगी। हाँ रिफ्रैक्शन होगी। अब फार्मूला यूज़ करें, अब फार्मूला यूज़ करें। एक रे निकालना, जब ये ऐसा क्वेश्चन आए एक रे निकाली, यहां पर इस पॉइंट पे रुके क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुई। अब मुझे इमेज निकालनी है, मुझे पता है क्या है, डी आई बाई डी ओ, डी आई बाई डी ओ इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। हमें पता है कि इसकी इमेज समवट यहां बनेगी, ये है इमेज। मुझे निकालना है कि ये इमेज कहां बनेगी, यानी डी आई हमें निकालना है। क्या डी ओ पता है? हाँ डीओ पता है। हाँ कितना? 12। सरफेस से नापना है ना तो 12 है, तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू2। म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में लाइट जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम में लाइट जाती है, यानी म्यू इज इक्वल टू 1, यानी म्यू2 इज इक्वल टू 1। और म्यू1 क्या है? 4/3।
नाउ di/do क्या हो गया, di ये हो गया 3/4, इसका रेसिप्रोकल होगा, इनटू होगा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा, इट इज 9 सेंटीमीटर। यानी क्या होगा, यानी इसकी जो इमेज होगी वो यहां पर बनेगी 9 सेंटीमीटर। ये तो मैथमेटिकल आंसर है इस क्वेश्चन का, ये तो मैथमेटिकली हमने डिराइव किया। अब फिजिक्स को कैसे एक्सप्लेन करेगा, फिजिक्स रे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेगा। अगर आपको इसको फिजिक्स से एक्सप्लेन करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या फिजिक्स भी ये बात बताएगी, क्या फिजिक्स भी ये बात साबित करेगी? हाँ, फिजिक्स भी इस बात को साबित करेंगी। देखो फिजिक्स कितनी मस्त है यहाँ पर। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देख ये लाइट यहाँ गई, डेंसर से रेयर तो रिफ्रैक्शन यहाँ होगी। अब ये यहाँ से दूसरी रे ऑफ लाइट निकालो, यहाँ रिफ्रैक्शन फिर होगी। अब ये दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं और ये दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में यहाँ मिलने की कोशिश, ये यहाँ से ऑरिजिनेट हुई होगी, यानी यहाँ पर इमेज बनेगी। और ये इमेज क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हुई, ये वर्चुअल इमेज है। अब यहाँ वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट आया तो ये बच्चों को परेशान करता है, ये बच्चों को परेशान करता है। आज जो है वर्चुअल इमेज, देखिए मैं इस, अब आया ही है वर्चुअल इमेज, तो मैं इस पूरे वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ऑब्जेक्ट को आज खत्म ही करूंगा। देखिए आज ये वर्चुअल इमेज आया है, क्यों ना हम इसको एक बार ही समझ ले, क्योंकि पूरे ऑप्टिक्स में जब ये कॉन्सेप्ट आना ही है, जब ये पूरे ऑप्टिक्स में ये आना ही है, क्यों ना हम इस कॉन्सेप्ट को आज समझे ही, रियल वर्चुअल कॉन्सेप्ट को ही आज समझे। ये रियल क्या है, ये वर्चुअल क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, इस सारे दुविधा को आज हम खत्म करेंगे। पहली बात समझिएगा, इस सारे कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट और इमेज। सारे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्ट और इमेज का खेल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझेंगे, ऑब्जेक्ट और ये इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेता है, ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेता है इवेंट से पहली वाली रेज, इवेंट से पहले वाली रेज, इवेंट से पहली वाली रेज जो है ये ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब भी समझाऊंगा, इसका मतलब भी समझ। इवेंट से पहली वाली रेज, फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, यहां इवेंट हुआ, इवेंट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, इवेंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन, इवेंट क्या होगा, लेंस से पास होना, यानी इवेंट यहां हुआ रिफ्रैक्शन। इवेंट से पहली वाली रेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेगी, यानी इवेंट से पहली वाली जो रेज होती है वो कौन सी होती है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। मोर अगर आपको अच्छा समझना होगा कि ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन करता है, इवेंट से पहली वाली रेज, वो उनका नाम क्या है, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट नहीं रेज नहीं, बल्कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। अगर आपको पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेता है, जो इवेंट से पहली वाली रेज है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे। फॉर इमेज का डिसीजन कौन लेता है, इमेज का डिसीजन लेता है इवेंट के बाद वाली रेज, इवेंट के बाद वाली रेज, इवेंट के बाद वाली रेज, इवेंट के बाद वाली रेज यानी रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये नहीं बल्कि इनका क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बोलना सीखिए, अगर आप अच्छे बोल से फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा इमेज का डिसीजन कौन लेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट के बाद वाली रेज, जो इवेंट के बाद वाली रेज है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इमेज का डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां देखें, इवेंट ये है, इवेंट के बाद वाली रेज ये है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इमेज को डिसाइड करती है। अब क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत बड़ी बात है। इफ दे रियली इंटरसेक्ट, इफ दे रियली इंटरसेक्ट, अगर इन्होंने रियली इंटरसेक्ट किया, if they really intersect, really intersect, अगर ये really intersect करें तो real image, तो real image, अगर ये really intersect करें तो ये क्या होती है, real image, real image।
इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो क्या है वो है वर्चुअल इमेज। देखिए इतना तो समझ में आया, ये बातें तो मैंने बोली, लेकिन मैंने इनको कहां देखा है? मैंने इनको क्लास 10th में ऑब्जर्व किया है। अगर आप क्लास 10th की फॉर्मूला को देखोगे, क्लास 10th की ऑप्टिक्स को देखोगे, वो इन प्रश्नों का जवाब देती है, कब रियल कब वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल होगा 10th क्लास की सबसे फेमस वाली डायग्राम। देखिए ये लेंस है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है ये एक लाइट रे देगा, ये सबको पता है, ये यहां जाएगी। ये एक लाइट रे देगा, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, ये यहां मिलेगी, और ये क्या होगी? इमेज। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। देखना, ये है इवेंट, लेंस से पास होना इवेंट है। इवेंट से पहली वाली रेज, इवेंट से पहली वाली रेज यानी ये, इवेंट से पहली वाली रेज यानी ये, इवेंट से पहले वाली रेज यानी ये। तो ये क्या है? इवेंट से जो पहली रेज होती है वो है इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज हमें क्या देती है? ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज नहीं, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, ये अगर देखिए रियली इंटरसेक्ट होगा तो रियल ऑब्जेक्ट है ये, तो रियल ऑब्जेक्ट। क्या ये रियली इंटरसेक्ट करते हैं? हाँ, रियली इंटरसेक्ट, तो ये रियल ऑब्जेक्ट। इवेंट के बाद वाली रेज यानी ये रिफ्रैक्टेड रेज, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिखता है? इमेज। अगर ये रियली इंटरसेक्ट किया तो रियल इमेज। क्या ये रियली इंटरसेक्ट करें? हाँ, ये तो रियली इंटरसेक्ट करें तो ये है रियल इमेज, ये है रियल इमेज। ये तो हमने सीखा। अब वर्चुअल इमेज कहां बनती है? क्या वर्चुअल इमेज भी बनती है? क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? क्या वर्चुअल इमेज की फोटो ले सकते हैं? इन सारे प्रश्नों को आज खत्म करेंगे। क्या वर्चुअल इमेज होती है? कैसी दिखती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वर्चुअल इमेज हमें कहां दिखती है। सबसे आसान एग्जाम्पल, हर रोज हम वर्चुअल इमेज को देखते हैं, हर सुबह हम वर्चुअल इमेज को देखते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं किया कि ये वर्चुअल इमेज है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्लेन मिरर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्लेन मिरर। देखना, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ओ है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ओ है। इसने ये रे दिया, दैट इज इंसिडेंट रे। ये रे दिया, ये दे रही। अब ये क्या है? इवेंट नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन इज द। यहां पर कौन सा इवेंट? इवेंट यहां होगा। इवेंट क्या है यहां पर? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इवेंट। ये इवेंट से पहली वाली रेज है। इवेंट से पहली वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? यहां। ये रियली इंटरसेक्ट करते हैं तो यानी ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब देखना, अब इवेंट होगा। इवेंट क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, ये रिफ्लेक्ट वापस होगी, ये रिफ्लेक्ट। अब ध्यान से समझना, ये जो रेज है, ये रेज क्या है? ये इवेंट के बाद वाली रेज है, यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता है? वो देता है इमेज, वो देता है इमेज। लेकिन याद रखिए, वो देता है इमेज। क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये आगे जाकर मीट करेगी? क्या ये आगे जाकर मीट करेगी? नहीं। इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो इमेज इज वर्चुअल इमेज। क्या ये इंटरसेक्ट करती है? नहीं इंटरसेक्ट, ये आगे जाकर डाइवर्ज होगी, तो यानी ये कौन सी इमेज बनाएगी? इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज द वर्चुअल इमेज, यानी ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या अब प्रश्न है, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? क्योंकि यहां पर जो इमेज बनी सवाल में वो थी वर्चुअल इमेज। क्या सवाल ये है, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? अब कोई सोचेगा क्या वर्चुअल इमेज को, हाँ भाई क्यों नहीं देख सकते हैं? हर रोज तो मिरर देख रहे हैं ना, हर रोज तो शीशे में अपने आप को देख रहे हो ना, असल में वर्चुअल इमेज तो देख रहे हो। असल में वर्चुअल इमेज यानी वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं। एम्स का क्वेश्चन ये है, क्या हम फोटो कॉपी कर सकते हैं? क्या वर्चुअल इमेज को फोटो कॉपी कर सकते हैं? इसको फोटो ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हर रोज तो लेते हैं। एप्पल का आइकन तो लेते हैं, एप्पल फोन को शीशे के सामने फोटो क्लिक करते हैं, तो हम फोटो तो क्लिक कर रहे हैं किसकी? वर्चुअल इमेज की। यानी फोटो कॉपी भी कर सकते हैं किसकी? वर्चुअल इमेज की। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ वर्चुअल लेयर का? यानी ऑब्जेक्ट का डिसीजन ऑप्टिक्स में कौन करेगा? इवेंट से पहले वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो रियली क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे तो वो रियल ऑब्जेक्ट, अगर नहीं करेंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इमेज को डिसाइड कौन करेगा? इवेंट के बाद वाली रेज।
इवेंट क्या हो सकता है सर, ये बताइए इवेंट क्या हो सकता है। इवेंट हो सकता है लेंस से गुजरना, इवेंट हो सकता है मिरर से टकराना, इवेंट हो सकता है पानी से बाहर निकलना, पानी से हवा में निकलना, ये सारी चीजें इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता है, इमेज देता है। अगर ये रियली इंटरसेक्ट करे तो रियल इमेज, अगर ये नहीं इंटरसेक्ट करे तो वर्चुअल इमेज। ये कुछ पॉइंट है, क्या परस्पेक्शन आया इसमें। अगले 4 दिन बातें करूंगा इस कॉन्सेप्ट पे, लेकिन थोड़ा अगर आपको यहां पर 50% भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे ऑप्टिक्स में मैं आपको इसको 100% करूंगा। आप मेरे साथ ऑप्टिक्स में बने रहिए। आप देखना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एसी, EM वेव्स, मॉडर्न से सबसे आसान आपको ये चैप्टर लगेगा ऑप्टिक्स का। बस मेरे साथ इन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, क्वेश्चन धड़ाधड़ बनने लगेंगे। अब आगे बढ़िए। अब ये जब चीज़ें हो गई, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखना, इस सिचुएशन में हमें करिए फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सिचुएशन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां है एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। देखिए अब इस सवाल में इंसान परेशान हो सकता है कि ऑब्जर्वर कहां है। देखिए अगर आप ऑब्जर्वर को यहां रखोगे, क्या आपको एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि एपरेंट डेप्थ वैलिड ही तब है जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच मीडियम का चेंज हो। ये कॉन्सेप्ट लगता ही कब है, ये कॉन्सेप्ट एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट एक मीडियम में हो और ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में। अगर आप यहां पर सोचने वाले हो कि ऑब्जर्वर कहां है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आप सोचेंगे ऑब्जर्वर कहां है। अगर आप यहां समझोगे ना ऑब्जर्वर यहां है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जर्वर यहां होगा तो मीडियम का चेंज ही नहीं है। अगर मीडियम का चेंज ही नहीं है तो एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। जहां इमेज है उसको जहां ऑब्जेक्ट है उसको वही दिखेगा। एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं। यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर यहां होगा तभी तो मीडियम का चेंज है, तभी तो इसमें एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ में आया? यानी ऑब्जर्वर यहां है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद सोचना है कि ऑब्जर्वर यहां होगा तभी ये एपरेंट डेप्थ का सवाल है। अगर ऑब्जर्वर में यहां रखूंगा तो ये एपरेंट डेप्थ का सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ऑब्जेक्ट उसको वही दिखेगा जहां वो है। समझ में आया? अगर यहां ऑब्जर्वर है तो उसको वही दिखेगा 24 सेंटीमीटर पे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है। समझ में बात है? अब जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर है, हमें फाइनल इमेज निकालना है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने पहले ही बताया एक रे निकालो। कहां से? एक रे ऑब्जेक्ट से निकालो। ऑब्जेक्ट से मैंने ये एक रे निकाली, यहां पहुंचा जहां मीडियम, जहां इवेंट होगा। इस तिनके पे रुका मैं। अब जब इस तिनके पे रुका, लाइट कहां से आ रही है? लाइट आ रही है। फॉर एग्जांपल ये वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ये वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और यहां पर ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। लाइट कहां से आई? रेयर मीडियम से, डेंसर मीडियम से, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने वाला है। यानी अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे di/do इज इक्वल टू μ2/μ1। di आपको निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, डिस्टेंस, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, वो आपको निकालना है। do दिया गया है, डीओ कितना दिया गया? सरफेस से नापिए तो कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। अब म्यू2 बताइए, म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में लाइट गई, इवेंट के बाद जिस मीडियम में लाइट गई, वो कौन सा मीडियम है? ये वाला मीडियम है। इवेंट के बाद जिस मीडियम में लाइट गई, यानी 4/3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई μ1, दूसरा मीडियम जो बचा वही, यानी डिवाइड बाई 1, यानी डी विल बी इक्वल टू कितना? 4/3 इंटू 24, 3 1 जा 3 6 जा 3 8 जा, एंड दिस इज 4 8 जा, हो गया 32। यानी कहां पर दिखेगा? 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस।
32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। अब कौन बचाएगा? अब 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस आपका आंसर आया फ्रॉम द सरफेस, 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। अब यहां पर कौन बचाएगा आपको? फिजिक्स। ये तो मैथमेटिकल आंसर है बेटा, मैथमेटिकल आंसर है। अब यहां पर आपको हमेशा फिजिक्स बचाएगी। अब 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस आया, क्या ये 32 सेंटीमीटर यहां से नीचे भी हो सकता है और यहां से ऊपर भी हो सकता है? अब नीचे होगी ये इमेज के ऊपर होगी ये इमेज, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर कौन देगा? फिजिक्स देगी। कैसे? देखिए, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम जो है इसका आंसर देगी लाइन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेटअप था, यहां ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की वजह से पहली रे ये आई, पहली दूसरी रे ये आई, ये इवेंट से पहली वाली रेज है यानी ऑब्जेक्ट देंगे, यानी ऑब्जेक्ट ये 24 सेंटीमीटर की दूरी से यहाँ पर। अब ये ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, इसके लिए आपको लाइन डायग्राम हमेशा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाला कि नहीं डाला? हाँ। अब नॉर्मल डाला तो ये नीचे आएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर टुवर्ड्स द मीडियम, और ये अब ध्यान से समझना, ये आगे जाकर तो मिलेगी नहीं। अब अगर इनको मिलना है तो इनको पीछे जाना ही होगा, पीछे जाना होगा तो ये कहां पर मिलेगी? यहां पर, यानी ये इमेज है। कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअली में नहीं मिल रही है, एक्चुअली दे डू नॉट मीट। अगर एक्चुअली मीट नहीं कर रही है तो पीछे मीट करी होगी, तो ये वर्चुअल इमेज होगी और डिस्टेंस क्या होगी? 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये मुश्किल है क्या ये बात? नहीं। अब मेरा एक कॉन्सेप्ट सीखिए, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो आपको बहुत काम आएगा इसमें। अब मेरा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है। देखना, जब सवाल सॉल्व किए, फॉर एग्जांपल देखना, ये वाला सवाल मैंने सॉल्व, ऑब्जेक्ट कहां था? यहां। इमेज कहां थी? यहां। ठीक है। अब ये वाला सवाल देखिए, ऑब्जेक्ट कहां है? यहां। इमेज कहां है? यहां। यानी ये तो कुछ खास बात हुई, ये तो खास बात है इस चीज का कि अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस होगा, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस होगा, जिस साइड इमेज होती है उसी साइड ऑब्जेक्ट। ये एक ट्रिक है, ट्रिक खेलिए, ये एक ट्रिक है कि अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो क्या? जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड इमेज, जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड इमेज, यानी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज, जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसी साइड में इमेज। ये आपको बहुत मदद करेगा आगे, ये ट्रिक आपको बहुत मदद आगे कर। आगे सवाल दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कितना मददगार है ये ट्रिक। देखिए, ये खास बात है, आप देखो कि कैसे खास बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10th की बात होगी, अभी मैंने बताया, देखना ये रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की बात करूंगा। जब रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की बात करूंगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखना, ऑब्जेक्ट इस साइड में है, ऑब्जेक्ट इस साइड में है, लेकिन इमेज देखना इसकी कहां बनेगा? इमेज देखना इसकी कहां बनेगा? इमेज देगा दूसरी साइड पे, इमेज बनेगी दूसरी साइड पे। यानी रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है, ऑब्जेक्ट जिस साइड है उस साइड के अपोजिट में इमेज बनती है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है, तब जाके क्या? जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज। प्लेन मिरर की बात कर, प्लेन मिरर की बात कर, अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां थी, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट साइड पे इमेज बनी थी। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर इस कॉन्सेप्ट में हाँ है, क्या आगे बढ़ूं? हाँ। क्या आगे बढ़ूं? हाँ। अब मेरा ये क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन से हम देखिए, हम अपरेंट डेप्थ के अलग अलग केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, हम जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ये हम अपरेंट डेप्थ के अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे, ताकि इस कॉन्सेप्ट में इतनी परफेक्शन आए, इस फॉर्मूला में इतनी परफेक्शन आए कि हम इसको कभी भूलें ना। ये क्वेश्चन हमने इसमें किया, और उसके बाद ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और उसके बाद हमने फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये वाला सवाल किया और परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द फिश
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज। ये कॉन्सेप्ट देखना, ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना। देखो फिजिक्स को सोचोगे ना तब मजा है, अगर आप फिजिक्स को लॉजिकली समझोगे तब फिजिक्स में मजा है। अगर आप इसको रट्टा मारोगे, मैं फॉर्मूला याद करूंगा, एग्जाम देने जाऊंगा, तब जाके इसमें मजा ही नहीं है, तब जाके आप पूरा बोर हो जाओगे। लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ याद रखना है, बस एकदम सिंक्रोनाइज हो जाओ मेरे तरीके से, फिर देखना ऑप्टिक्स कितना मक्खन की तरह चलेगी, बिल्कुल आराम से चलेगी। ये ध्यान समझना। यहां पर मैंने क्या बताया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज। मैंने यहां पर एक फिश रखी है, इस वाटर में एक फिश है, ये फिश है, ये वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ये एयर है बाहर। मुझे बताना है फाइंड द डिस्टेंस, ये मैंने फिश मान के चलूंगा, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब मसला ये है कि इस फिश की इमेज कौन बनाएगा, इमेज कौन बनाएगा, इस फिश की इमेज कौन बनाएगा। देखिए इसका आसान प्रश्न हर रोज आपके सामने है, आप मिरर के सामने जाते हो हर रोज, आपकी इमेज कौन बनाता है, आपकी इमेज कौन बनाता है, आपकी इमेज आप खुद बनाते हो। जब तक आप मिरर के सामने जाओगे, मिरर आपकी इमेज कैसे बनाएगा, यानी आपकी इमेज अगर बन रही है वो आप खुद बना रहे हो। इसी तरीके से अगर मछली की इमेज कौन बना रहा है, मछली की इमेज मछली खुद बनाती है, मछली खुद बनाती है। मछली की इमेज कौन बनाता है, मछली खुद बनाती है, मछली खुद बनाती है। अगर मछली की इमेज मछली खुद बनाती है, यानी मछली क्या है, मछली ऑब्जेक्ट है, यानी मछली क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मछली ऑब्जेक्ट है तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं क्या मानूंगा, इससे रे ऑफ लाइट जाएगी, यहां रुकूंगा क्योंकि यहां मीडियम चेंज हुआ, ये यहां से जाएगा। अब मछली की इमेज मछली खुद बनाएगी तो यानी मछली ऑब्जेक्ट, मछली ऑब्जेक्ट, मैंने रे खींची, ऑब्जेक्ट से हमेशा मैं एक रे खींचता हूं, मुझे ये पता है। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है, di/do इज इक्वल टू क्या, μ2/μ1। व्हाट इज di पता नहीं, व्हाट इज do, सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज μ2, सबसे जान इस फॉर्मूला की, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट इस मीडियम में जाएगी, इवेंट के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी, किस मीडियम में जाती है, 1 में, जिस 1 में, और डिवाइड बाई क्या है, 4/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 3/4। ठीक, तो ध्यान समझना, di/do, di इज इक्वल टू कितना, 3/4 इंटू 12, 4 1 4 3 9 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहां बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ये मछली है, मछली की इमेज कहां बनेगी, मछली की इमेज यहां बनेगी 9 सेंटीमीटर, मछली की इमेज कहां बनेगी, 9। अब सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। फिश कहां है, 12 सेंटीमीटर पे, फिश कहां है, 12 पे, फिश कहां है, 12 पे, इमेज कहां बनी, 9 पे। डिस्टेंस कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। क्या ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर आएगी, हाँ ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। क्या ये सवाल क्लियर हुआ, सबसे बढ़िया सवाल। ऐसे ही ऑप्टिक्स चलेगी, इतनी आसान है ऑप्टिक्स, बस एकदम अगर आपने एक बार ही फॉर्मूला को बड़ी बारीकी से समझा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल धड़ाधड़ हिल जाते हैं, सवाल बिल्कुल धड़ाधड़ हिल जाते हैं। आज नहीं, कल के लेक्चर में हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे, तो उसमें देखना, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे एकदम हिट करेगा आपका कॉन्सेप्ट कि मैं कैसे इस सवाल को करूंगा, कौन ऑब्जेक्ट, कौन इमेज, कैसे करूंगा। बट एकदम कंसेप्ट बने तब तक वो बातें चलेगी, एक बार तो कॉन्सेप्ट बने तब वो बातें चलेगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे मोस्ट हिट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बर्ड फिश प्रॉब्लम। बर्ड फिश प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एससी वर्मा में क्वेश्चन है, हर जगह क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन धड़ाधड़, हर जो भी किताब है फिजिक्स की नीट लेवल पे, इस पे क्वेश्चन
बरबर के हैं, बरबर के क्वेश्चन है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे, बड़ी तसल्ली से समझेंगे। जल्दबाजी क्यों करें? जब हमें ऑप्टिक्स को बढ़िया मजे से करना है तो जल्दबाजी क्यों करेंगे? तो इसको बढ़िया आराम से करेंगे। देखना, अब इस कॉन्सेप्ट को जल्दबाजी में नहीं खेलेंगे, एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम आराम के साथ करेंगे। देखना, ये मेरे पास एक टैंक है, इस टैंक में हमने पानी भर दिया है, ये पानी है। और पानी में क्या है? पानी में मछली है, पानी में ये मछली है, ये फिश। और मान के चलेंगे ये डेप्थ जो है इसकी ये 24 सेंटीमीटर। बढ़िया है, हाँ, कोई दिक्कत है? अब ऊपर क्या है? ऊपर है ये बर्ड, ये चिड़िया है। बात के चलेंगे ये बर्ड है, चिड़िया है। और ये यहाँ से इस सरफेस से कितनी दूर है? ये है 36 सेंटीमीटर। मान के चलेंगे 36 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि चिड़िया को मछली कहाँ दिखेगी? चिड़िया को मछली कहाँ दिखेगी? प्रश्न क्या है? प्रश्न को पहले समझिए। सवाल यह है कि चिड़िया को मछली कब दिखेगी। अब अगर मैं नॉर्मल 6th क्लास स्टूडेंट से ये पूछूंगा, 6th क्लास स्टूडेंट को मैं ये पूछूंगा कि चिड़िया को मछली को चिड़िया कहाँ दिखेगी? नहीं, चिड़िया को मछली कहाँ दिखेगी? 6th क्लास स्टूडेंट को मैंने ये सवाल पूछा कि चिड़िया को मछली कहाँ दिखेगी। वो कहेगा सर मछली यहाँ से 36 दूर है, ये यहाँ से 24 है। आंसर आ गया 50, आंसर आ गया 60, आंसर आ गया 60। आंसर आ गया 60। क्या ये 60 आंसर गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। इस चिड़िया को ये मछली 60 पे दिखेगी ही नहीं। अब इस बच्चे ने क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि इसको अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, मीडियम चेंज होने की वजह से फर्क पड़ता है। अब सबसे जो बढ़िया बच्चा है वो इस सवाल को ऐसे करेगा, वो बताएगा हम di/do खेल के आएंगे, di/do इज इक्वल टू μ2/μ1। ये फार्मूला यूज करेगा। फंसोगे, इस फार्मूला में फंसोगे, यूज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो पिछले सवाल आपने यूज किया वहां पर एक ही ऑब्जेक्ट था, वहां पर एक में फिश थी, दूसरे में कॉइन थी, यानी ऑब्जेक्ट एक ही था। यहां पर आप किसको ऑब्जेक्ट मान के चलोगे और किसको इमेज मान के चलोगे? अगर आपने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा, यहां फंसोगे आप। क्योंकि इमेज कौन रखूंगा, ऑब्जेक्ट कौन रखूंगा, फंसोगे आप। सवाल है कि चिड़िया ने मछली को कहां देखा। अब जब ये फार्मूला यूज करोगे तो फंसोगे, क्योंकि आप लगा ही नहीं पाओगे कि कौन इमेज की डिस्टेंस है, कौन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखिए। देखना, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, 3 पॉइंट इस सवाल का जान है। अगर आपने इन तीनों पॉइंट को समझा, इस सवाल, इस प्रॉब्लम का जान है। सबसे पहला ये है, चिड़िया ने कभी मछली को देखा ही नहीं। चिड़िया ने कभी मछली को देखा ही नहीं। इस चिड़िया ने कभी इस मछली को देखा ही नहीं। देखा क्या? चिड़िया ने मछली की इमेज को देखा। चिड़िया ने मछली की इमेज को देखा। और अगर आपने पिछला सवाल देखा होगा, मछली की इमेज कौन बनाता है? मछली की इमेज मछली खुद बनाती है। मछली की इमेज मछली खुद बनाती है।
खुद बनाती है। और अगर मछली की इमेज मछली खुद बनाती है यानी मछली क्या है? ऑब्जेक्ट। एक बार ही आपने मछली को ऑब्जेक्ट माना, ये सवाल बिल्कुल खत्म हो गया। अब आपको पता चला ऑब्जेक्ट कौन है? मछली। अगर ऑब्जेक्ट मछली है तो यानी यहां से मैं, जब ऑब्जेक्ट मुझे पता चलता है, मैं रे खींचता हूं, यहां पर रुकता हूं, यहां पर रिफ्रैक्शन करता हूं, ये यहां जाएगा। अब लगाऊंगा DO/DI, अब लगाऊंगा DI/DO इज इक्वल टू क्या? DI/DO इज इक्वल टू μ2/μ1। अब ध्यान सुनना, DI मुझे निकालना है। ध्यान से, इस चिड़िया को क्या दिखेगी? मछली की इमेज दिखेगी। वो कहाँ बनेगी? क्यों? यहाँ। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ क्यों बनेगी? रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है, जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड इमेज, यानी इसको मछली की इमेज दिखेगी। अब मुझे बात समझे, DI मुझे निकालना है, DI तो मुझे निकालना है, DI निकालूंगा। DO कितना है? DO 24 है। देखना DO, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो 24 है, सरफेस से तो 24। व्हाट इज μ2? μ2 क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी, किस मीडियम में गई? 1 में। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में, यानी 1/4/3। अब क्या आएगा आंसर? ये आएगा DI/DO, DI इज इक्वल टू 3/4, इसका रेसिप्रोकल होगा। ये 3/4 इंटू 24, ये 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 24 और 3 6 ज़ा कितना हो गया? 18। यानी ये इमेज कहाँ बनेगी? ये इमेज बनेगी यहाँ से 18 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना बनेगी? 18 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगी, ये यहाँ पर बनेगी। अब मछली, इस चिड़िया को मछली कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। और कितना दूर दिखेगा? ये 36 + 18, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना दिखा? टोटल डिस्टेंस दिखा कितना? टोटल डिस्टेंस हो गया 36 + 18 विच इज इक्वल टू कितना? 54 सेंटीमीटर। अब 6th वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे में यही फर्क है। जब आप में कॉन्सेप्ट है, 6th वाले बच्चे ने इस सवाल का जवाब क्या दिया था? 60, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं है अपेरेंट डेप्थ हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है। लेकिन नीट वाले बच्चे को, ड्रॉपर 12th वाले स्टूडेंट को अब पता चला कि ये 60 नहीं, 60 से कम दिखेगा इसको, ये दिखेगा 54 ही। क्या इस कॉन्सेप्ट चिड़िया वाली मछली, देखो आज मैं इसका 50% आपको बता रहा हूं। अगर आपको 50% भी कल मैं आऊंगा, कल मैं इसमें एक प्रश्न और करूंगा, एक सवाल और हल करूंगा, तब जाके आपको पूरा क्लियरिटी आएगी। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ये बर्ड फिश प्रॉब्लम क्या यहां तक क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो मेरे लिए ये बहुत है। अब ध्यान से समझना। और एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको बस याद रख। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना सही है, क्योंकि 3 बार पूछा गया, ये 3 बार पूछा गया, 3 टाइम्स ये आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर याद होगा 3 बार कोई प्रश्न पूछा है, अगर इसको याद रखें, इसमें बुराई नहीं, लेकिन याद इस तरीके से रखें कि इससे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। याद रखना गलत नहीं है कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट, लेकिन इससे कल क्वेश्चन गलत ना हो जाए, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कब वैलिड है। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन गिवन सिचुएशन फाइंड, सबसे पहले हम निकालेंगे एपेरेंट डेप्थ, फाइंड एपेरेंट डेप्थ। दूसरा है फाइंड शिफ्ट, एपेरेंट डेप्थ और दूसरा है फाइंड शिफ्ट। ये 2 सवाल हैं। अब इनको याद रखने में भलाई है, क्योंकि 3 बार ये आस्क्ड है, और अगर 3 बार आस्क्ड है तो क्या हम एग्जाम में 1 मिनट 2 मिनट बचा सकते हैं? अगर प्रश्न आए तो हम 1 मिनट 2 मिनट बचा भी सकते हैं, अगर ये 3 बार आस्क्ड है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये सिचुएशन दी गई है, ये कॉइन है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए एपेरेंट डेप्थ, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, और ये एयर है बाहर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1।
क्वेश्चन है फाइंड द अपरेंट डेप्थ, फाइंड द शिफ्ट। ऑब्जेक्ट पता है, जब ऑब्जेक्ट पता होता है तो हम रे खींचते हैं, यहां पर रुकते हैं, और जब रुकते हैं तब मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगी। तो यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक रे होना चाहिए, तो तब जाके हम फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूला को यूज करने का क्या क्राइटेरिया, अगर आपसे पूछा जाएगा du/du इक्वल टू μ2/μ1, पहला क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस होना चाहिए। अगर कर्व्ड सरफेस ही हुआ तब जाके ये फॉर्मूला कतन ही नहीं लगाना। कर्व्ड सरफेस पे ये फॉर्मूला नहीं, आगे जाकर 2 लेक्चर के बाद आप कर्व्ड सरफेस खुद देखोगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब ये यहाँ आ गई तो मुझे निकालना है di, मुझे पता है di/du, ऑब्जेक्ट भी है मेरे पास, ये प्लेन सरफेस भी है, तो फॉर्मूला भी है du/di इज इक्वल टू μ2/μ1। अब ध्यान से समझना, व्हाट इज di, पता नहीं। do क्या है, d। व्हाट इज μ2, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी, लाइट जिस मीडियम में जाएगी वो क्या है, 1। और ये क्या है, दूसरा मीडियम जो बचा, दैट्स म्यू। यानी इमेज की इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी d/μ पे। इमेज यहां बनेगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इट इज d/μ, d/μ। यानी इसी को हम क्या करेंगे, अपरेंट डेप्थ। जहां पर इमेज बनी उसी को हम क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा अपरेंट डेप्थ कितना हुआ, दैट इज d/μ। क्या क्लियर हुआ? देखिए ये रिजल्ट कब है, अपरेंट डेप्थ d/μ है, ये कब वैलिड है? 2 चीजें होनी चाहिए। ये वैलिड कब है, ये रिजल्ट वैलिड कब है? अगर आपसे पूछा, आपने याद रखा है 10th में ये फॉर्मूला हमने बहुत रटा है कि अपरेंट डेप्थ इज d/μ, अपरेंट डेप्थ इज d/μ, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड कब है? वैलिड ये है इसकी 3 कंडीशंस हैं, ये वैलिड होनी चाहिए। 3 कंडीशंस हैं। पहला, सरफेस प्लेन होना चाहिए, सरफेस प्लेन होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस हैं तब जाके आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। पहला, सरफेस प्लेन होना चाहिए, वो है। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए। और रियरर मीडियम एयर होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, सरफेस प्लेन होना चाहिए, है। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, है। और रियरर मीडियम कौन होना चाहिए, एयर, रियरर मीडियम एयर होना। जब ये 3 कंडीशंस आप कभी भी देखोगे तब जाके ये फॉर्मूला अपरेंट डेप्थ का लगाना। ये 3 चीजें याद रखना, शॉर्टकट याद रखिए, लेकिन ये 3 चीजें अपने दिमाग में भर के याद रखिए कि अपरेंट डेप्थ इज d/μ कब, जब प्लेन सरफेस हो, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, और रियरर मीडियम क्या हो, एयर हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब इस फॉर्मूला देखो 3 बार आया है, तो क्यों ना इसको बढ़िया तरीके से, क्यों इसको बहुत जल्दबाजी से करें, बढ़िया तरीके से करें। 3 बार आस्क्ड प्रश्न है तो क्यों ना बढ़िया तरीके से इसको खेला जाए। देखना, असल में ये है, ये मीडियम है, डेंसर मीडियम, और बाहर एयर है। ये ऑब्जेक्ट था यहाँ एट ए डिस्टेंस ऑफ d, इसकी इमेज यहाँ बनी एट ए डिस्टेंस ऑफ d/μ, एट ए डिस्टेंस ऑफ इसकी इमेज यहां बनी एट ए डिस्टेंस ऑफ d/μ। ये हमने ऊपर देखा। अब इसमें क्या है, एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कितना था इस ऑब्जेक्ट का? अगर इससे पानी बाहर निकालेंगे और ऑब्जर्वर यहाँ, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और इससे पानी बाहर निकालेंगे तो कितना दिखेगा उस ऑब्जर्वर को? क्योंकि मीडियम चेंज, अगर मैं इससे पानी बाहर निकालूंगा क्या मीडियम चेंज होगा? फिर नहीं होगा। तो ऑब्जर्वर को बिल्कुल ये बॉटम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अपरेंट डेप्थ का फिनोमिना ही कब होता है? जब क्या होता है, जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अलग अलग मीडियम में हो। तो यानी एक्चुअल डेप्थ कितनी है इसमें? एक्चुअल डेप्थ है d। अब अपरेंट पानी भरने की वजह से क्या हुआ, अपरेंट डेप्थ का फिनोमिना होगा। अपरेंट डेप्थ का फिनोमिना होगा तो यानी अपरेंट डेप्थ कितनी हुई इसकी? अपरेंट डेप्थ इज d/μ।
अब ये कहाँ दिखेगी? यहाँ, तो इट इज एपरेंट डेप्थ। दिखनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन दिखी यहाँ। दिस इज द एपरेंट डेप्थ। व्हाट इज द शिफ्ट? अब क्वेश्चन है शिफ्ट क्या है? दिस इज द शिफ्ट, ये शिफ्ट है। अब शिफ्ट कितना है? शिफ्ट इज d माइनस डी बाई म्यू, d माइनस डी बाई म्यू। तो कितना आएगा? d इंटू 1 माइनस म्यू। ये फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड है, इसको भी याद रख लीजिए, लेकिन ऊपर वाली 3 कंडीशंस को याद रखे हुए कि शिफ्ट इज इक्वल टू d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। समझ में आया? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लुक फॉर। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? ये शिफ्ट क्या है? शिफ्ट अगर पूछा जाएगा आपको शिफ्ट क्या है, कि किस डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट ऊपर उठा है, वो शिफ्ट है। किस डिस्टेंस से, व्हाट इज शिफ्ट? अगर आपसे पूछा जाएगा शिफ्ट क्या है, किस डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट ऊपर दिखा, कितनी डिस्टेंस से, कितनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट ऊपर दिखा, वही तो शिफ्ट है। ये कितना ऊपर दिखा, वही तो शिफ्ट है। क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद हुआ? क्या आज के लेक्चर में कहीं दिक्कत है क्या? बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई मुश्किल चीज़ है। अगर आप बातों को समझेंगे, मेरे साथ अलाइन हो जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कहीं दिक्कत है। बिल्कुल एकदम क्लियरली आराम के साथ हम चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम आगे जाएंगे, एक और बढ़िया प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम फ्रूकेटली-ऑस्कर प्रॉब्लम है, नाम है इसका माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का नाम है माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। व्हाट इज माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम? ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है बहुत सारा। देखो, मैं इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल कैटेगराइज कर रहा हूं। पहले जब मैंने डिस्कस किया, पहले अपरेंट डेप्थ को देखा, उसके बाद बेसिक, ये बेसिक क्वेश्चंस थे। ये मतलब जिस हिसाब का पेपर है, आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। अब देखना, फिर इसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल कैटेगराइजेशन क्वेश्चन दिया। उसके बाद बर्ड फिश प्रॉब्लम, ये मास्टर प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट पे, अपरेंट डेप्थ पे। और उसके बाद मैंने ये शिफ्ट वाली प्रॉब्लम जो 3 बार अभी तक पूछी गई है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है इसकी, लेकिन कंडीशंस पता होनी चाहिए आपको क्या क्या है। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, ये एक और फ्रूकेटली आस्क्ड प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट पे, दैट इज माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। अब इस माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम को कैसे समझा जाएगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पेपर है, दिस इज द पेपर। ये मेरे पास एक पेपर है, फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले थे। तो देखिए, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर है। ये मेरे पास एक पेपर है और ये पेपर पे माइक्रो, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ चुकी है, एक सेकेंड।
देखिए, अगर हम इसको फिर देखें एक बार बिल्कुल ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देखना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर पे मैंने क्या करा, इस पेपर पे मैंने एक डॉट डाला, इस पेपर पे मैंने एक डॉट डाला, इस पेपर पे मैंने एक डॉट डाला और मैंने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लाया, और मैंने एक माइक्रोस्कोप लाया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लाया, माइक्रोस्कोप। ये मेरा माइक्रोस्कोप हुआ। इस माइक्रोस्कोप ने क्या करा, इस माइक्रोस्कोप ने इस मार्क को क्या करा, फोकस करा, मार्क को फोकस कर दिया। फोकस आपने देखा होगा कभी भी 9th 12th 11th लैब में माइक्रोस्कोप से खेला ही होगा। तो वहाँ पर आपके पास कोई भी सेल दी जाती हैं, आप ऐसे ऐसे स्क्रूज आपके पास होते हैं, उनको घुमाकर फोकसिंग करते हैं किसी भी। फॉर एग्जांपल ये मार्क था पेपर पे, आपने फोकस कर दिया, क्योंकि अभी जो ये माइक्रोस्कोप है ये सीधे इस मार्क को देख रहा है, ये सीधे इस मार्क को देख रहा है। लेकिन अब मैंने क्या करा, इस सेटअप में थोड़ी सी चेंज लाई। अब सेटअप में जो चेंज लाई वो ये है कि ये मेरे पास यही मार्क था, ये मेरे पास यही मार्क था। अब मैंने क्या करा, मैंने माइक्रोस्कोप लाया, ये माइक्रोस्कोप है। अब मैंने इस मार्क पे एक स्लैब रख दी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मैंने इस मार्क पे क्या रख दी, मैंने इस मार्क पे एक स्लैब रख दी, मैंने इस मार्क पे एक स्लैब रख दी, ये एक गिलास स्लैब मैंने रख दी ऑफ थिकनेस डी, और इस गिलास स्लैब की थिकनेस डी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमें जो ये माइक्रोस्कोप है इसको कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको कहां शिफ्ट करना पड़ेगा। देखना, आंसर ये है कि अभी तक जो है ये मार्क जो है ये अपनी लाइट को भेज रहा था टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोप विदाउट चेंज इन मीडियम, विदाउट चेंज इन मीडियम, विदाउट चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम के चेंज होने के बगैर ये लाइट भेज रहा था, यानी नो अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, यहां पर अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है ये वहीं पर इसको देखेगा। लेकिन जब भी आपने ये गिलास डाला, मीडियम डाला, अब इसको, इस माइक्रोस्कोप को ये मार्क दिखेगा ही नहीं, इस माइक्रोस्कोप को ये मार्क दिखेगा ही नहीं, इस माइक्रोस्कोप को ये मार्क दिखेगा ही नहीं। इस माइक्रोस्कोप को मार्क की इमेज दिखेगी, इस माइक्रोस्कोप को मार्क की इमेज दिखेगी, और वो मार्क की इमेज कहाँ बनेगी, d/μ, d/μ। क्योंकि हमने पहले ही बताया अपेरेंट डेप्थ, कौन उस शॉर्टकट का यूज करें, d/μ, क्योंकि तीनों चीजें यहां पर उसकी फॉलो हो रही, तीन ही कंडीशंस। यानी ये जो ग्लास स्लैब है ये इसकी इमेज यहां बनेगी। अब माइक्रोस्कोप क्या देखेगा, ये इसकी इमेज को देख रहेगा। क्या ये पॉइंट को देखेगा, नहीं, ये पॉइंट की इमेज को देखेगा। अब पहले ही इसको देख रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट इतना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, इतना। अगर ऑब्जेक्ट इतना शिफ्ट हुआ तो इस माइक्रोस्कोप को भी इतना ही शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जो शिफ्ट होना पड़ेगा इसको, वो होना पड़ेगा d माइनस डी बाई म्यू, d माइनस डी बाई म्यू, d माइनस डी बाई म्यू, दैट्स इक्वल टू d इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई म्यू। क्या बात समझ में आई आपको? तो अगर इस कॉन्सेप्ट को फिर समझा जाए कैसे, देखिए माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम बिल्कुल आसान। पहले हमारे पास पेपर था, माइक्रोस्कोप ऊपर था, माइक्रोस्कोप इस मार्क को फोकस करा विदाउट चेंज इन मीडियम, तो कोई अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं लगा। लेकिन बाद में मैंने क्या करा, मैंने ग्लास स्लाइड डाली। अब ध्यान से समझना, माइक्रोस्कोप में अब ग्लास स्लाइड आई बीच में। अब ग्लास स्लाइड आई तो मार्क को यहां पहुंचने के लिए चेंज इन मीडियम का सामना करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। अगर चेंज इन मीडियम का सामना करना पड़ेगा तो क्या हुआ, तो इसकी वजह से मीडियम में चेंज हुई। अगर मीडियम में चेंज हुई तो अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, शॉर्टकट का यूज करेंगे। अपेरेंट डेप्थ कितना होता है, d/μ, तो ये d/μ पे बनेगा। अब माइक्रोस्कोप को कौन फोकस करना पड़ेगा, इमेज।
अब इसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा, जितना ये इमेज ऊपर गई है इतना इस माइक्रोस्कोप को भी ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं पड़े। अब इसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा, शिफ्ट कितना d इंटू 1 माइनस 1/μ, इतना इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, अपवर्ड्स, इस माइक्रोस्कोप को अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम आज के लेक्चर की बात करेंगे तो बिल्कुल आसान लेक्चर था ये, लेकिन नीट के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेक्चर था और हमने इसको बहुत क्लियरली डिस्कस किया है। मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं इसमें दिक्कत होनी चाहिए, और फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ समझ में नहीं आया। टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन करिए, वहाँ पर अपनी जो भी डाउट्स हैं वो लिखिए आप। टेलीग्राम की लिंक नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हमेशा अपना डाउट पूछते रहिए जहाँ पर भी दिक्कत है। और टेलीग्राम के ज़रिए हम आपको रोज़ हम होमवर्क देंगे जो आप करते रहिएगा, और बिल्कुल ऑप्टिक्स को आसानी के साथ ख़त्म करेंगे। चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, नीट ड्रॉपर हो, बिल्कुल हम बेसिक से इसको डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं। 3 लेक्चर हो गए हैं, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर मुश्किल हुई। फिर भी अगर मुश्किल है तो टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स बताइए, हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक्स, आपने फिर आज मुझे 1 घंटा बियर किया तो इसके लिए फिर एक थैंक यू बड़ा। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को फिर और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, और कुछ PYQs जो हैं इसके मतलब मोस्ट ऑफ द PYQs में डिस्कस करूँगा कल, जो इस अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट पे आए हैं। तो कल का लेक्चर भी इसी में जाएगा और कुछ नई चीज़ें आएगी। तो बिल्कुल देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए ऑप्टिक्स को। थैंक यू वेरी मच।